गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। आज मैं आपको पार्टनरशिप सिखाने जा रही हूँ। इस पार्टनरशिप के बारे में क्या रूल्स और क्या रेगुलेशंस होते हैं, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं और क्या इसके प्रकार हुआ करते हैं, इस पर कौन सा एक्ट काम करता है, वो मैं आज आपको थियोरी के रूप में सिखाने जा रही हूँ। ये आरपीएससी की बुक का फर्स्ट चैप्टर है जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। देखो बच्चों, ये जो पार्टनरशिप थी, ये सबसे पहले जब हमारे देश में लागू हुई उसका मतलब क्या था। जब एक एकाकी व्यापारी अपना व्यापार प्रारंभ करता था, अपना व्यापार संचालित करता था, तो उसके पास सोर्स कम हुआ करते थे। फिर उसको व्यापारी को बहुत लंबा समय काम करना पड़ता था। यानी कि अगर वो अपना बिजनेस चलाना चाहता है तो कई बार उसको 12-12 घंटे काम करना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में उसको एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हुई जो उसके व्यवसाय को अपने व्यवसाय की तरह काम में ले सके। तो इसीलिए जो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इसी कारण से एकाकी व्यापार का समापन होकर के, समापन तो नहीं कहेंगे हम, एकाकी व्यापार की जो सीमाओं को दूर करने के लिए इस पार्टनरशिप का उद्भव हुआ था। पार्टनरशिप जो सन 1872 का एक एक्ट इस पर काम किया करता था। वर्तमान में 1932 का जो साझेदारी अनुबंध अधिनियम, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, वो 1932 जो एक्ट है वो हमारी पार्टनरशिप पर काम करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, एक्ट के बारे में मैंने आपको बताया। वर्तमान में 1932 में बनाया हुआ इंडियन का पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो लागू है। उसी के अकॉर्डिंग रूल्स और रेगुलेशंस चलते हैं, वही हमारे यहाँ काम करता है। इसके बाद आपको बताया गया है कि इसमें हमें पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने आपको बताया, एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति कार्य किया करता था। अब एक व्यक्ति के पास पूंजी भी सीमित होती थी, समय भी सीमित होता था, वो 12 घंटे काम भी नहीं कर सकता था, और अकेला व्यक्ति काम करे तो उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर के ये प्लान किया कि हम मिलकर के अपना व्यवसाय खोलेंगे। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के किसी भी व्यवसाय का संचालन करते हैं तो वह पार्टनरशिप कहलाती है। अब पार्टनरशिप की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि हमने एकाकी व्यापार के दोषों को दूर करना था, और इसी कारण से साझेदारी की आवश्यकता या पार्टनरशिप की स्टार्ट हुई। देखो बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है सदस्य संख्या। देखो, अभी वर्तमान में जो साझेदारी अधिनियम है वो वर्तमान में सदस्य संख्या पर मौन है। ऐसा था कि पहले जो साझेदारी अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग सदस्य संख्या 10, अर्थात सामान्य व्यवसाय में तो सदस्य संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या 20 हुआ करती थी। और जो बैंकिंग संबंधी काम करते हैं, बैंकिंग संबंधी का काम का मतलब है जो उधार लेना और देना किया करते हैं, वहाँ सदस्य संख्या 10 तक सीमित थी। लेकिन अब क्योंकि बहुत आधुनिक युग आ गया, व्यवसाय का युग आ गया, 10 और 20 लोग, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है और बहुत सारा समय और बहुत ज़्यादा टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, इस कारण से 10 और 20 से भी काम चलना बंद हो गया। फिर एक बार को साझेदारी अधिनियम जो है वो मौन है कि अधिकतम संख्या पर, कि उन्होंने कुछ नहीं बताया गया। लेकिन कंपनी अधिनियम में यह कहा गया है कि साझेदार में, किसी भी साझेदार में सदस्यों की संख्या 100 तक सीमित होगी। मतलब कम से कम तो 2 सदस्य होंगे, लेकिन अधिक से अधिक 100 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन 2014 में एक संशोधन किया गया, कंपनी विधिक अधिनियम के अनुसार एक संशोधन किया गया। उसमें कहा गया कि साझेदारों की सदस्य संख्या अधिकतम 50 सीमित हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि साझेदारी अधिनियम, साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप इसमें लिख करके आए, आपको क्योंकि छोटे क्वेश्चन तो आने नहीं है, आपके क्वेश्चन आएंगे बड़े, तब आप लिख सकते हैं कि साझेदारी अधिनियम इस संदर्भ में मौन है। लेकिन कंपनी अधिनियम में यह बताया गया है कि साझेदारी, किसी भी साझेदारी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 100 तक होगी। लेकिन 2014 के संशोधन के बाद सदस्य संख्या 50 तक सीमित की गई है। ठीक है, देखो समझौता के बारे में क्या बताया गया है कि साझेदारी रजिस्टर्ड होना अनिवार्य नहीं है। देखो बच्चों, ऐसा होता है, ये जो समझौता होता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर के व्यवसाय को करते हैं तो उनके मध्य एक समझौता होता है। वह समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। आवश्यक नहीं है कि वह समझौता लिखित हो, लेकिन यदि वह मौखिक समझौता होता है तो भी वो पार्टनरशिप मानी जाएगी। लेकिन लिखित समझौता होने पर ही वह पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और रजिस्टर्ड जो पार्टनरशिप होती है उनको ही
अधिक से अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं, इसीलिए इनके मध्य में समझौता होना अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक तो है लेकिन आवश्यक है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी भी व्यवसाय को करने के लिए एग्रीमेंट लिखते हैं या वो अपनी कंफर्म को रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उनके मध्य जो भी व्यवहार को लिखित में लिखा जाता है वह उसका समझौता बोला जाता है। इस समझौते में वो बिल्कुल स्पष्ट लिखते हैं कि कौन कौन व्यक्ति मिलकर के व्यापार करेंगे, इन व्यापार को करने का रूल्स रेगुलेशंस क्या होगा, इसमें लाभ हानि किस प्रकार से बांटा जाएगा, ये व्यवसाय किस प्रकार का किया जाएगा, फर्म का नाम क्या होगा, साझेदारों के नाम पते क्या होंगे, ऐसा सब कुछ वर्णित होता है इन समझौतों में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में आपको बताया गया बच्चों, साझेदारी अधिनियम में ये बताया गया है कि जितने भी साझेदार वहाँ काम करेंगे, मतलब फर्म में साझेदार जो होंगे, उनके मध्य लाभों का बंटवारा होना चाहिए। लेकिन जो अवयस्क साझेदार होगा, अवयस्क मतलब माइनर जो पार्टनर होगा, उसको हानि में से हिस्सा नहीं मिलेगा, उसको केवल और केवल लाभों में से हिस्सा लेने का अधिकारी है। इसीलिए वह ऐसे गोपनीय लेखों को देखने का अधिकारी नहीं है जो कि उस किसी के निर्णयों को प्रभावित कर सके। मतलब कोई ऐसा, क्योंकि हम ये माना जाता है कि हमारे अधिनियम में ये माना जाता है कि 18 साल से जो कम उम्र का है उसको अब नाबालिग माना गया है, यानी अवयस्क माना गया है। तो यह माना गया है कि उसकी बुद्धि मैच्योर नहीं होती, और उसकी बुद्धि मैच्योर नहीं होती इस कारण से उसको हानि वहन करने का मतलब उसको हानि को वहन करने के दायित्व से मुक्त किया गया है। लेकिन उसको लाभों में से हिस्सा वो ले सकता है, उसके वह सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है, लेकिन कोई गोपनीय है अगर लेखे हैं तो उसको उससे मतलब दूर रखा जा सकता है, कि जरूरी नहीं है कि एक अवयस्क साझेदार को गोपनीय लेखे दिखाए जाए। ठीक है, आगे लिख रखा है कैरिंग ए बिजनेस, यानी कि व्यवसाय का होना। देखो बच्चों, एक जो साझेदारी व्यवसाय है इसमें व्यवसाय का होना अनिवार्य है। व्यवसाय तो होगा ही, क्योंकि कहा जाता है ना साझेदारी है तो व्यवसाय तो होगा। देखो बच्चों, ऐसा किया मैंने और किसी बंदे ने, मतलब आपने और मैंने दोनों ने मिलकर के ऐसा किया एक कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया, हम दोनों ने एक स्कूटर था हमारे पास, हमने उस स्कूटर को बेच दिया। अब उस स्कूटर को बेच दिया और हम जाकर के बहुत ढिंढोरा पीटने लग गए कि अरे वाह, हम तो बिजनेसमैन हो गए। बच्चों, जिस कार्य को निरंतर किया जाए वही व्यवसाय होता है, यानी कि हम रेगुलर अगर स्कूटर बेचने का काम करते हैं तो ही हमारे मध्य व्यवसाय हो सकता है। ऐसा नहीं होता हम कभी कोई काम को कर लें और हम अपना व्यवसाय मान लें। तो व्यवसाय के लिए ज़रूरी है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी कि दिन प्रतिदिन काम होना चाहिए, चाहे किसी चीज़ की खरीद बिक्री हो, चाहे किसी चीज़ को बना करके बेचना हो, चाहे कहीं से खरीद करके लेकर के बेचना हो, चाहे केवल खरीदना हो और फिर उसके बाद उसमें कुछ चेंज करके फिर बना करके बेचना हो। तो किसी भी कोई भी हो, लेकिन एक लंबा समय चलने वाली प्रक्रिया होनी चाहिए। साझेदारों के मध्य व्यवसाय होना चाहिए, तभी वह उस पर साझेदारी एक्ट लागू होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। देखो बच्चों, इसके बाद कहा गया अनलिमिटेड लायबिलिटी, असीमित दायित्व। देखो बच्चों, एकाकी व्यापार जो था उसमें क्या था कि जब व्यापारी अपना घर से पैसा लगाता था, तो जितना पैसा वो घर से लगाता था तो उसका पैसा, उसके परिवार का पैसा, वो अगर कोई ज़्यादा लायबिलिटी ले लेता है, यानी कि ज़्यादा उधार कर लेता है, तो उसके घर परिवार सारा पैसा उसका लग जाए। ऐसे ही पार्टनरशिप में सिस्टम है बच्चों, इसमें असीमित दायित्व होता है। साझेदारों का दायित्व का मतलब, असीमित का मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी उसका निजी धन भी व्यवसाय में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि किसी एक्स नाम के व्यक्ति ने बिजनेस किया, उसने अपने व्यापार में 50 लाख रुपए की पूंजी लगाई, ठीक है, और साथ में लेकिन उसका जब व्यवसाय चल निकला तो हो सकता है उसने 1 करोड़ की देनदारियां इकट्ठी कर ली, यानी कि लोगों को उसने 1 करोड़ रुपया देना था। अब उसके पास व्यवसाय को बेचने से मानते हैं कि 50 लाख 60 लाख रुपया आ सकता है, 40 लाख रुपए की व्यवस्था, दोनों दो 3-4 व्यापारी हैं, लेकिन उन साझेदार हैं, लेकिन उनसे व्यवस्था नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में उनका निजी धन, उसकी निजी संपत्ति भी इस काम में ले ली जाएगी कि वह बाहर के व्यक्तियों के लोन को चुकाने में काम में आ जाए। यानी स्वयं का जो बिजनेस में लगाया हुआ धन तो जाएगा ही जाएगा, साथ में उनका जो निजी धन भी वो व्यवसाय में यूज़ कर लिया जाएगा। इसको कहते हैं असीमित दायित्व। अब वर्तमान समय में इस असीमित दायित्व से बचने के लिए भी
का एक्ट ने, पार्टनरशिप एक्ट में एक संशोधन आया है, उसके अकॉर्डिंग यदि हम यहाँ पर अपनी जो फर्म को रजिस्टर्ड कराते हैं, अगर हम वहाँ लिमिटेड लायबिलिटी लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जितना बिजनेस में धन लगाया गया है केवल उसी धन को से ही उधार चुकाए जाएंगे। उसके बाद कि कोई भी व्यक्ति आपसे पैसा, मतलब व्यवसाय से पैसा वसूल नहीं कर सकेगा। ठीक है। नो सेपरेट एक्सिस्टेंट, पृथक अस्तित्व नहीं। इसका मतलब है व्यवसाय और व्यवसायी, यानी व्यवसाय का स्वामी और व्यवसायी दोनों का अस्तित्व पृथक नहीं है, यानी दोनों जुड़े हुए हैं। यहाँ पर अगर व्यवसाय डूबता है तो व्यवसायी पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब वही कि उसकी निजी संपत्तियों को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसीलिए पृथक अस्तित्व नहीं माना गया है। जो साझेदार हैं उनका अस्तित्व, उन पर ये जो रूल्स और रेगुलेशन है संयुक्त रूप से पर भी लागू होते हैं और व्यक्तिगत रूप से भी लागू होते हैं। सब पर समान अधिनियम लागू होता है। सब कुछ समान, मतलब दो या दो से अधिक साझेदार हैं उन पर जो रूल्स और रेगुलेशन लागू होते हैं वो सब पर लागू होते हैं। केवल अवयस्क साझेदार जो होता है उसको हानि में से हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता। हाँ बच्चों, आगे का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी साझेदारी के प्रकार। साझेदारी के बहुत सारे प्रकार दिए हुए हैं जो कि आपकी बुक में भी हैं। मैं आपको एक एक करके प्रकार समझाती हूँ। अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी, यानी दायित्व के अनुसार पार्टनरशिप के प्रकार। लिमिटेड लायबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि व्यापारी यानी साझेदार, यानी पार्टनर ने जितना पैसा आपके व्यवसाय में, अपने व्यवसाय में लगा रखा है, तो जितना पैसा उसने व्यवसाय में लगा रखा है वह उतने ही पैसे के लिए दायी है, वो लिमिटेड पार्टनरशिप। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है उसका स्वयं का धन, साथ में उसका निजी धन भी जनता बिजनेस वाले वसूल कर सकते हैं, वो अनलिमिटेड। ठीक है। ऐसे ही अकॉर्डिंग टू टाइम, फिक्स टाइम के लिए, जैसे अब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है जिसमें टाइमिंग फिक्स है, जैसे कि साल भर के लिए हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है, 2 साल के लिए कर रहे हैं, या हम इस काम को करने के लिए कर रहे हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। जब फिक्स टाइम की पार्टनरशिप होती है तो उसको फिक्स पार्टनरशिप, फिक्स टाइम पार्टनरशिप बोलते हैं। लेकिन जो हम सोचते हैं कि बहुत लंबा समय चलेगी, ठीक है, वो होती है जिसकी अनिश्चितकालीन, यानी नो फिक्स टाइम, जिसका समय निश्चित नहीं होता, वो अनिश्चितकालीन या नो फिक्स टाइम वर्तमान में यही प्रचलित होती है। बच्चों, इसको तो हम जॉइंट वेंचर भी बोल देते हैं। ये जो पार्टनरशिप होती है इसी पर ही रूल्स ज़्यादा लागू होते हैं। और हम यह मानते हैं कि जो भी व्यक्ति व्यवसाय करता है वो यह सोच करके करता है कि उसका व्यवसाय एक लंबा समय चलता रहे। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि उद्देश्य के अनुसार जो पार्टनरशिप होती है, यहाँ के विशेष उद्देश्य से, पर्टिकुलर का मतलब है एक विशेष उद्देश्य से पार्टनरशिप के लिए का गठन किया गया। जैसे किसी बंदों ने बिल्डिंग बनाने के उद्देश्य से पार्टनरशिप की, जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट हो गई और वो पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप, यानी किसी विशेष काम को करने के लिए, किसी विशेष प्रोजेक्ट के लिए जो पार्टनरशिप बनी वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप। एट विल मतलब इच्छा अनुसार, यानी जब तक मन किया तब तक पार्टनरशिप में रहे, जब मन नहीं किया तो छोड़ दिया, वो ये इच्छा अनुसार ये पार्टनरशिप की जाती है। कानून के अनुसार यदि हम कानूनी रूप से, यानी कि वैध कार्यों को करने के लिए जब पार्टनरशिप की जाती है तो वो लीगल पार्टनरशिप होती है। लेकिन जब अवैध कार्यों को करने के लिए पार्टनरशिप की जाती है तो वो इल्लीगल पार्टनरशिप होती है। इल्लीगल पार्टनरशिप को हमारे कानून के अनुसार भी वैलिड नहीं माना गया है, इस पर कोई रूल लागू नहीं होता। इल्लीगल पार्टनरशिप होने पर कोई हमारे को गवर्नमेंट हमको कोई प्रोटेक्शन नहीं देती। इलीगल पार्टनरशिप का मतलब है यदि सदस्य संख्या 2 से कम रह जाए, या फिर 50 से ज़्यादा हो जाए, या फिर कोई पार्टनर ऐसा बन जाए जो कि हमारा शत्रु देश है उसका नागरिक हो, या फिर वो कोई काम ऐसा कर रहे हो जो कि गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, तो वो सब पार्टनरशिप इलीगल पार्टनरशिप कहलाती है, जिसमें हमको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं देती। आज हमने पढ़ा है पार्टनरशिप के बारे में थ्योरी। आप इन सबको रीड करना, रीड करने के बाद आपको प्रॉब्लम आए तो आप कंसर्न करना। थैंक यू बच्चों।